तो अवसर को नमस्ते प्रणाम, मैं अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज एक स्पीच निकल के सामने आई और स्टेटमेंट ऐसा नहीं था कि किसी ने मीडिया के सामने दे दिया। बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर उज्ज्वल रमन सिंह, जो कि प्रयागराज के सांसद हैं, इन्होंने कुछ कहा। हम सभी जानते हैं कि कुंभ में क्या कुछ हुआ। पहले तो तमाम श्रद्धालु बड़े खुशी मन से ये जा रहे थे कि कुंभ जाएंगे, नहाएंगे। चूँकि व्यवस्थाओं के बारे में अलग अलग चीज़ें लोगों ने कही थी, दावे भी बहुत बड़े थे। लगभग 7,000 से 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। न जाने कितनी बसेस चलाई गई, न जाने कितने प्राइवेट एयरक्राफ्ट को चलाया गया, और भी तमाम तरह की चीज़ें कही गई जिससे आने वाले लोगों को पूरी सुविधा मिले। न जाने कितने 100 करोड़ की तो बिजली लगी और मार्केटिंग में भी काफ़ी खर्चा हुआ। वहाँ पे बड़े बड़े पुलिस वालों को तैनात किया गया, कई चौकियाँ बनी, कई थाने बने, पीपा पुलों की संख्या भी बढ़ाई गई। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया। अचानक से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है। शुरुआत में आंकड़ा कुछ था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। पहले ये कहा गया कि कोई भगदड़ नहीं हुई, उसके बाद फिर कहा गया कि एक जगह भगदड़ हुई जिसमें 30 से 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिर धीरे धीरे लोकल मीडिया चैनलों के माध्यम से और अलग अलग लोगों के माध्यम से ये कन्फर्म हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई थी। अब पहली ही बार में 30 लोगों के मारे जाने की खबर थी। बाकी 2 भगदड़ों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं कि उसमें कितने मरे। रिपोर्ट से ये दावा करते हैं कि 1,000-2,000 लोग मिसिंग में थे। न जाने कितनी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हैं, न जाने कितने कपड़े खड़े हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेके उज्ज्वल रमन सिंह ने कुछ आरोप लगाए। आरोप क्या लगाए, पहले आप वीडियो देखिए, फिर खुद समझिए। मैं इलाहाबाद से चुनकर आता हूं। वहां पर जो कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद, इसलिए मैं सबसे पहले उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ को नहीं जानते, कि कुंभ की असली आस्था जो गांव में है, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। मौनी अमावस्या का नहान कैलाश गौतम जी ने अपनी कविता के माध्यम से चरितार्थ किया है। लोग मौनी अमावस्या में लाखों करोड़ों लोग आए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ लोग नहान के लिए आएंगे। अगर कोई सामान्य आदमी भी अपने घर में व्यवस्था करता है, किसी को न्योता देता है, बुलाता है, तो उसके खाने पीने, रहने खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु आए थे, उनकी व्यवस्था नहीं की। उनके साथ कहीं न कहीं वो 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर गए गंगा के स्नान के लिए। जिस आस्था के साथ गए, मैं कहना चाहता हूं, उनके न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी, न उनके रहने की व्यवस्था थी, और न खाने पीने की व्यवस्था थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी जाकर देखें। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कुंभ मेले में जाकर देखिए तो वहां का माहौल कैसा है। उल्लास का, उमंग का माहौल था। जब 29 तारीख को लोग, 28 तारीख को लोग, 27 तारीख को लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे, उल्लास उमंग का माहौल था। और जो हमारे तंबू और कनात लगाए गए, तंबू कनात नहीं थे। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। इस तरीके हमारा महाकुंभ का नगर बसा। उस नगर में सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। कहने को कहा गया 144 साल बाद संजोग बना जब अमृतपान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया। आज तक बुलाया नहीं जाता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया, और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी, और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा।
कितने लोग बिछुड़ गए अपने लोगों से, उनका नाम बताया नहीं जा रहा। कितनी गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं इसका मुख्य कारण क्या था। इस घटना का मुख्य कारण पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे। पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे और आज 27 तारीख से 30 के 30 ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के सारे ब्रिज को बंद कर दिया गया। एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था। इस कारण ये व्यवस्था खराब हुई। मैं कहना चाहता हूं जब आदमी इतनी दूर से चल कर आएगा 20-20, 30-30 किलोमीटर, तो वो उसी रेती में जाकर सो गया। एक तरफ सोते हुए लोग और एक तरफ चलता हुआ जनसैलाब। कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे खोखले साबित हुए और आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। मैं कहना चाहता हूं ये वीआईपी मेला नहीं था, ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, ये आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन जिस तरह वीआईपी गाड़ियों की हूटन लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां, संतों की वाणी उसमें खो गई। कहीं न कहीं संतों की आवाज को दब गई और हूटर और सायरन में लोग दौड़ते चले गए। इस दुर्घटना का अगर प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी। वीआईपी लोगों को चिंता थी अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की। सरकार को चिंता थी इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग करने की, लेकिन ये वो जगह नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं ये वो जगह नहीं थी। यहाँ आस्था का समुंदर था। लोग उस आस्था और विश्वास के साथ कि अब अमृत वर्षा होगी, उस अमृत का पान करेंगे, लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग मर गए। आपने देखा होगा, वो दृश्य देखे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी लगाकर लोगों का सामान उठवा कर फेंकवाया गया, किस तरह फेंकवाया गया। लाशों, आज भी कूड़े के ढेर में लाशें मिल रही हैं, लोग उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले मार मार कर जो है लाशें उठवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इसकी गहनता से जांच हो, इसकी गहराइयों से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने प्रेस और टेलीफोन के माध्यम से इसको पहले सचेत किया था कि मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या 4 गुना ज्यादा लोग। इस वीडियो में आप क्लियर सुन सकते हैं कि उज्ज्वल रमन सिंह ने वीआईपी कल्चर को भी काफ़ी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई थी वो महज एक आडंबर था, दिखावा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, इससे पहले भी वीआईपी कल्चर को लेकर अलग अलग लोगों ने सवाल उठाए थे। हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो माने जाते हैं शंकराचार्य, उन्होंने भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये वीआईपी व्यवस्था गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान का दरबार है, भगवान की पावन स्थली है, यहाँ पे कोई ऊंच, कोई नीच, कोई राजा, कोई रंक नहीं होना चाहिए। ये सवाल भले ही उठाए गए थे, लेकिन इसके बाद फिर जो भगदड़ मची, इस पे कुछ लोगों ने कहा कि वीआईपी कल्चर की वजह से फिर पुल को बंद किया गया। बंद करने की वजह से इतनी बड़ी भगदड़ मची और इतने लोगों की मौत हुई। अब मौत कैसे हुई, भगदड़ कैसे मची, इस पे अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी ने कहा कि अपोजिशन वालों की चाल है, लेकिन ऐसे कोई सबूत अभी तक मिले नहीं। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि अव्यवस्थाओं का नतीजा है, इसके सबूत मिल भी रहे हैं, चूँकि कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए। और ऐसी ही कहानी आज आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कुछ भी हो, अव्यवस्था तो है। सरकार ने चाहे जितने दावे किए, चाहे जितनी चीज़ें बोली, लेकिन ये तमाम दावे, ये तमाम चीज़ें जब ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं, तब ये चीज़ें पूरी खोखली नज़र आती हैं। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने, योगी बाबा ने कहा कि वो जांच पड़ताल करवाएंगे, लेकिन अब जान की कीमत जांच नहीं होती। खैर, कहानी क्या है पहले आप वो जान लीजिए। अजमेर में एक गांव पड़ता है, राजस्थान के अजमेर में, सैयारा। इस गांव में हजारों की आबादी में लोग रहते हैं और इन्हीं में से एक शख्स है राम नारायण। बात दिसंबर की है, जब इस कुंभ की मार्केटिंग हो रही थी कि 144 साल बाद ये पावन संयोग बना है। तब सैयारा गांव में भी इसकी गूंज पहुंची कि 12 साल बाद तो कुंभ लग रहा और इधर 144 साल बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र बने। तो वे सैयारा गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वो कुंभ नहाने आएंगे 22 जनवरी साल 2025 को।
चूँकि उस दिन भगवान राम के उस पावन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन है। तो सैयारा के लोग 22 तारीख को निकलते हैं, लगभग 56 लोग। निकलने के बाद फिर उनका कहीं और एक गंतव्य था, इनको जाना था एक बाबा जी के पास। बाबा जी के आश्रम में ये लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ कुछ दिन गुजारते हैं। फिर ये हुआ कि मौनी अमावस्या नहाने के लिए हम लोग चलेंगे। इसके बाद ये लोग मौनी अमावस्या नहाने के लिए चलते हैं। चलने के बाद फिर पहुंचते हैं, रात होती है। लगभग 12 बजे तक ये लोग नहा लेते हैं, क्योंकि इनको पता था कि भीड़ ज़्यादा है, इतने करोड़ लोग आए हैं। चूँकि सरकारी आंकड़े टाइम पे अपडेट हो रहे थे, मीडिया वाले भी लगातार बता रहे थे कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोगों के आने जाने की आशंका है। तो इन्होंने सोचा कि जल्दी से नहा लेते और इस भीड़ से हट जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग नहा के लौटने लगते हैं, अचानक से हो हल्ला चीख पुकार सुनाई देती है। चीख पुकार सुन के ये लोग भी घबराते हैं। जो राम नारायण थे, राम नारायण के हाथ से उनकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। अब पत्नी का हाथ छूटा, इधर भगदड़, पत्नी दूसरी दिशा में धक्का खा गई, ये दूसरी दिशा में। इतनी भीड़ थी कि जो जिस दिशा में मुड़ गया फिर वापस लौट ही नहीं सकता था। पूरी रात राम नारायण जो थे वो अपनी पत्नी से दूर एक दूसरी जगह पे जाके शरण पाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। पूरी रात ये बेचारे परेशान थे, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इतनी भीड़, इतनी चीख पुकार, कौन सी आवाज़ किसके कान में पहुंचेगी। थोड़ा सा वक्त और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद सुबह होती है। सुबह धीरे धीरे चीख पुकार शांत हो गई थी। जो रेस्क्यू टीमें थी आ चुकी थी। जो लोग दब गए थे उनको बाहर निकाला जा रहा था। लाशों को मोर्चरी भेजा जा रहा था। जिनके बचने की कोई उम्मीद थी उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया के कैमरे भी पहुंच चुके थे, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी थी, तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी पहुंच चुके थे। इसके बाद जैसे तैसे करके इनको कुछ लोग मिलते हैं। अब राम नारायण मिश्र, उनकी पत्नी गायब। थोड़ी सी जब सूरज की किरण फूटी तब पता चला कि इतने लोग मर भी गए। ये बेचारे घबरा गए। इन्होंने कुछ लोगों से पूछा, मैं क्या करूं? लोगों ने बताया कि तुम खोया पाया केंद्र जाओ, हो सकता है वहाँ पे हो। ये बेचारे खोया पाया केंद्र पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता करते, अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी शक्ल की महिला यहाँ पे आई है। जब पूछते हैं तो पता चलता कि कोई नहीं आया। अब ये और घबराते हैं। घबराने के बाद फिर ये और पता करते हैं कि अब कहाँ जाऊँ। तब इनसे कहा जाता है कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ भी काफ़ी लोग एडमिट हैं। ये बेचारे भाग के हॉस्पिटल जाते हैं। हर एक बेड पे अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। क्योंकि जो अगला पड़ाव था वो और दुखदाई था। जब खोजने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती, टूट जाते हैं। फिर ये पूछते हैं कि अब कहाँ जाऊँ। जब ये बात ये पूछते हैं तब पता चलता है कि भी मोर्चरी में कुछ लाशें भी रखी हैं और चाहें तो वहाँ भी खोज सकते हैं। अब ये बेचारे टूटे मन से मोर्चरी जाते हैं। वहाँ पे जो साहब थे उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी वेशभूषा थी, ऐसे कपड़े थे। साहब फ़ौरन कहते हैं कि बैग नंबर 48 ले लो और चले जाओ। ये पूछते हैं मतलब, कहते हैं उसी में उसकी लाश है। ये शब्द जब राम नारायण सुनते हैं, सुनने का कलेजा फट जाता है। क्योंकि पत्नी के साथ आए थे ये कुंभ नहाने और पत्नी की लाश लेके जाना था। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हैं। इनको वो साहब जो थे 15,000 रुपये देते हैं एक पैकेट में, और साथ ही एक सिपाही जिनका नाम था शैलेश मिश्र, सिपाही साहब को उनके साथ करते और कहते हैं कि इनको पहुंचा के आओ। एक एम्बुलेंस मिलती है। एम्बुलेंस में पत्नी की लाश का जो बैग था वो डाला जाता है। डालने के बाद पत्नी को लेके वहाँ से ये लोग निकलते हैं। अपने गांव में इत्तला करते हैं कि ऐसे ऐसे मैं गया था और मेरी पत्नी की मौत हो गई। गांव वाले इधर चिता सजाने लगते हैं, क्योंकि ऐसे कामों में लोग लेट कहाँ करते हैं। पत्नी को लेके ये गांव आते हैं। महिलाओं के हवाले उस महिला की बॉडी करते हैं। महिलाएं उस लाश को पहले तो नहलाते हैं, जैसा हिंदू धर्म में होता है। नहलाने के बाद अब कपड़े उपड़े पहनाते हैं। चूँकि सुहागन थे तो सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। फिर चिता सजाई जाती है। सजाने के बाद अब जैसे ही आखिरी दर्शन के लिए पति जाता है, एक बड़ी अजीब चीज़ देखता है। दरअसल उस महिला के पैर पे 61 नंबर लिखा था, यानी बैग पे 48, पैर पे 68। अब इतनी देर में मीडिया के कैमरे भी पहुंच गए, क्योंकि
मीडिया के लिए टीआरपी का मामला था कि भाई भगदड़ में कोई मरा है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा, देखें परिवार वालों का क्या रिएक्शन है, क्या बोलते हैं। इधर सरकार ने 25-25 लाख रुपए का ऐलान भी किया था कि जो मरेगा उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी जिसकी मौत हुई है। अब मीडिया वाले पूछना शुरू करते हैं कि आपको क्या मिला क्या नहीं। जब मीडिया वाले पूछना शुरू करते हैं तब ये कहते हैं हमको तो बस 15,000 मिले, वो भी एक एम्बुलेंस के खर्चे के लिए। अब मीडिया वाले कहते हैं ऐसा कैसे। फिर ये पूछते हैं कि आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट मिला जिसको दिखा के आप ये दावा कर सके बाद में। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पता चला वो भी नहीं। अब ये बेचारे ठगे महसूस करने लगे, क्योंकि मीडिया वालों ने इनसे कहा कि अब क्या सबूत है कि आपकी पत्नी की मौत कुंभ में ही हुई थी। क्योंकि मरने का सबूत तो तब मिलता कि उस हॉस्पिटल में इस महिला का पोस्टमार्टम होता जहाँ पे बाकी लोगों का हुआ, तब भी बात ठीक थी। कोई डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र मिले जिस पे लिखा जाए कि इनकी मौत कुंभ में भगदड़ मचने की वजह से हुई, तब भी बाद में दिखा सकते हैं। कोई और चीज़ हो, कोई सबूत, कोई सर्टिफिकेट, तो बात अलग की। यहाँ पैर पे 61 नंबर, बैग पे 48 नंबर, ना कोई पैसा, ना कोई पोस्टमार्टम, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट। बस लाश को जैसे तैसे भेज दिया गया कि जाओ और अंतिम संस्कार करो। अब ये बात मीडिया के माध्यम से जब बाकी लोगों तक पहुंची, तब यहाँ से कन्फर्म हुआ कि इसके बाद भी कितनी अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो सीधा कहेंगे कि भाई तुम्हारे घर में 10 लोग आ जाएं तो अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। भैया नहीं होती। अगर मुझे पता है कि मेरे बहन की शादी है और मेरे 250 बाराती आएंगे, नहीं होगी अव्यवस्था। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक आइटम ख़त्म हो जाए या फिर कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भगदड़ मच जाएगी, कोई मर जाएगा। तो ये सरकार को डिफेंड करने के लिए, एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप इतने मत गिर जाइए कि किसी की मौत पे भी ऐसे सवाल उठाइए। देखिए, हर आदमी की अपनी इच्छा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करे, मैं भी हो सकता है मैं भी करता हूँ। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करे, हो सकता है मैं ही करता हूँ। कोई सपा को करे, ये भी पॉसिबल है कि मैं ही करता हूँ। लेकिन ये तमाम चीज़ें व्यक्तिगत मामला है। किसी की जान जाए और उसमें एक लाइन ये बोल देना कि आपके घर में इतने लोग आ जाएं तो दिक्कत होती, नहीं होती भाई, मेरे घर नहीं होती। और आप भी याद कर लीजिए, आपके घर में 20-25 शादियाँ आपकी जानकारी में हुई होंगी। आपके गांव में किसकी शादी में भगदड़ मची, अरेंज करना पड़ता है। 10-15 लोग पूरे गांव में होते हैं, 10-15 लड़के पूरे एक बारात को खाना खिला देते हैं, पूरे एक गांव को खाना खिला देते हैं। और ठीक ठाक अगर शादी है तो 100, 200, 500 की भीड़ होती है। 500 की भीड़ में 10 लोग खाना खिला देते हैं। और तब जब बारातियों से कुछ मिलना भी नहीं है, यहाँ तो पैसे भी मिल लेते हैं, और उसके लिए 1 साल से तैयारी चल रही थी। तो सरकार को डिफेंड करना बंद कीजिए। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें, उससे नहीं मतलब है, लेकिन किसी की जान पे ऐसे कवरअप मत कीजिए, ऊपर वाला देखता है। खैर, ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, चूँकि अब इस व्यक्ति यानी राम नारायण मिश्र की जो पत्नी है उनको कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो ये कहीं से भी प्रूफ नहीं कर सकते कि इनकी जो मौत है उसी भगदड़ में हुई। और ऐसे ही आंकड़े फिर ख़त्म होते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।